हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट केमियोस्मोटिक थियरी। बच्चों, आज की क्लास में हम सब बड़े ही बेहतरीन तरीके से केमियोस्मोटिक थियरी को कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसेगा बच्चों, बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे, कुछ भी बचना नहीं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। बच्चों, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बॉटनी का वेटेज रखता है, अच्छा वेटेज रखता है बच्चों, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, कोई भी क्वेश्चन यहाँ का ना छूटे। हम बात करेंगे फिजियोलॉजी में। बेटा, आपको पता है कि नए सिलेबस में कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिन वाले प्लेस पर लौट करके फिर से आ जाता है। दिस टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, दिस टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन प्रोसेस कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ऐसे फोटोफॉस्फोरिलेशन या ऐसे प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन को हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते थे। बच्चों, मैंने सेकेंड टॉपिक इसमें ही डिस्क्राइब किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन। इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर रिटर्न बैक नहीं आता है, फिर से वापस नहीं आता। और इस टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था। ऐसी एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जेड स्कीम कहते हैं। दूसरी बात बच्चों यहां से क्लियर करना चाहूंगा, जो वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां ऑपरेट होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां ऑपरेट होता है। बच्चों, आपको याद होगा मैंने बताया था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो स्ट्रोमा लैमेली में ऑपरेट होता है क्लोरोप्लास्ट के, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो कहां पर क्रेनम थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर ऑपरेट होता है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ऑपरेट होता है। तो सिंपल सी एक बात तो क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां ऑपरेट होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहां ऑपरेट होता है, पीएस फर्स्ट कहां पाया जाता है, पीएस सेकंड कहां पाया जाता है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, जो टॉपिक हम लेने वाले हैं केमियोस्मोटिक थियरी, अगर आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को अच्छे से पढ़ा है, पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड को अच्छे से समझा है, तो आप इस टॉपिक को इजी वे में समझ जाओगे। थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बच्चों, हम आपको बताएं केमियोस्मोटिक थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक की तरफ ले चलता हूं। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप इसको जल्दी समझ जाएंगे। थोड़ा सा जो बच्चे फर्स्ट लेक्चर पीछे का नहीं देखे होंगे वो भी देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं बच्चों, मैंने आपको बताया था सेल के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और पिगमेंट है। क्लोरोफिल के पास कुछ पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट को, रेडिएशन को पकड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। पकड़ने के बाद क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स अपनी एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है, मैंने बताया था स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, और सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट फूड एनर्जी को, अपनी एनर्जी को क्या करता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चों, यहां समझना आपको क्या था, मैं बताने चल रहा हूं कि किसी भी सेल में आपको बताया था मैंने, प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको बताया था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों पाया जाता है ऐसा क्वाइन लाइक एक स्ट्रक्चर, ऐसा, और आप देखेंगे इस तरह का क्वाइन लाइक एक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट में दिखाई देता है। आपसे अगर कहेंगे कि सर ये क्या है, इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो ये बेटा क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर एक ब्रिज की हेल्प से ऐसे जुड़ा होता है, बीच में जुड़ा होता है दूसरे क्वाइन वाले स्ट्रक्चर से। अच्छा, इसके नंबर कई हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं वहां तक ले चल रहा हूं, बस उससे आगे नहीं। बच्चों, मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को मैं डबल मेम्ब्रेनस बना दूं अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, ये देखिए डबल मेम्ब्रेनस है बच्चों। मैं बात करूं कि इसमें कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। बच्चों, इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ये ग्रेना कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेना कहलाता है। जबकि इसके बीच में आप देख रहे हैं बच्चों एक ब्रिज पाया जा रहा है इसको जोड़ने वाला, जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, लैमेली। बच्चों समझिएगा, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। आप
अब इसके बाद हमें जो कराना है मैं उसको कराऊंगा, उस टॉपिक की तरफ ले चल रहा हूं आपको, कंसंट्रेट होंगे। देखेंगे बच्चों इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है भाई, सीधी सी बात है, इसके चारों तरफ इसमें एक फ्लूइड भरा होगा, ग्रेनम थैलेक्वाइड के चारों तरफ, ग्रेनम थैलेक्वाइड के चारों तरफ, और ये जो आप स्ट्रोमा लैमेली देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होगा, इसे बच्चों कहेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे। ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया स्ट्रोमा लैमेली, ये हो गया ग्रेना। अब बात करेंगे बच्चों जो क्वाइन 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 क्वाइन, ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड। बच्चों इसको हम थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। जो हमारी केमियोस्मोटिक थियरी है, जो मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें एटीपी फॉर्मेशन होता है लाइट रिएक्शन में, वो थियरी यहीं पर ऑपरेट होती है बच्चों। कहां पर ऑपरेट होती है? इसी थैलेक्वाइड में ऑपरेट होती है। आप कहेंगे सर कैसे? मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं यहां से इसको बाहर निकाल लूं क्या? अगर आप कहेंगे कि हाँ सर निकाल लीजिए, तो इसका ऑपरेशन करने के लिए इसे बाहर निकालूंगा। जब मैं बाहर निकालूंगा बच्चों, तो ये भी आपको ऐसे ही डबल मेम्ब्रेनस दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी बच्चों? डबल मेम्ब्रेनस दिखाई देगी। कैसे? सेम एज क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा था वैसे ही ये आप देखेंगे तो ग्रेना का क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम थैलेक्वाइड कहते हैं, ये थैलेक्वाइड ऐसे ही दिखाई देगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बच्चों आपको बताना है कि केमियोस्मोटिक थियरी क्या है और क्यों यहां पर कहां पर चलती है, तो आप समझेंगे। जो थियरी हम पढ़ाने वाले हैं वो थियरी केमियोस्मोटिक थियरी क्लोरोप्लास्ट के इसी थैलेक्वाइड में, यही थैलेक्वाइड जो दिख रहा था, इसी थैलेक्वाइड की इसी मेम्ब्रेन, ये बेटा थैलेक्वाइड में दो मेम्ब्रेन, एक अंदर की तरफ दिख रही है दैट्स इनर मेम्ब्रेन कहेंगे आप, और एक बाहर की तरफ दिख रही है बच्चों, इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक सिस्टम ऑपरेट होता है, एक सिस्टम लगा हुआ है जिसे पीएस सेकंड कहते हैं। और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ाते समय कि जब सनलाइट आती है, रेडिएंट एनर्जी आती है, इसको पकड़ने का काम, इसको कैच करने का काम ये फोटो सिस्टम करता है। यहां पर लाइट को कंप्लीटली ये कैच करता है। और ये पीएस सिस्टम सेकंड आपको मैंने पहले भी बताया था कहां पर पाया जाता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बच्चों? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। पीएस सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेक्वाइड, इनर एंड आउटर सरफेस, आउटर और इनर सरफेस के बीच में पाया जाता है। ये आपका पीएस सेकंड। हमें लगता है कि इतनी बात सबको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूं, समझना। मैंने कहा कि मैं केमियोस्मोटिक थियरी पढ़ाने चल रहा हूं आपको, और केमियोस्मोटिक थियरी क्या है? ये एक ऐसी थियरी जिससे एटीपी बनाई जाती है। द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द एटीपी फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड केमियोस्मोटिक थियरी। अगर हम बात करें बच्चों तो इस थियरी में, ये थियरी हमें देखने को कहां मिलती है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में कहां पे? ग्रेना के अंदर, और ग्रेना में कहां पे? थैलेक्वाइड के अंदर, और थैलेक्वाइड में कहां पे? थैलेक्वाइड के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखने को। कहां पर मिलती है बच्चों? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में दिखने को मिलती है। यहां तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, हमें लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि केमियोस्मोटिक थियरी अकर्स बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड्स, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के बीच में। अब बच्चों हम इसी को देखेंगे कि कैसे केमियोस्मोटिक थियरी इसके मेम्ब्रेन के बीच में सर्कुलेट होती है, कैसे चलती है और एटीपी कैसे बनाती है। आप ध्यान देंगे, मैं अभी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा आपके लिए। और एक बात यहां पर बच्चों की बाहर की तरफ आपको पता है, यहां पे अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा तो इसके बाहर की तरफ तो स्ट्रोमा ही होगा, इसके बाहर 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 स्ट्रोमा है। क्या है बच्चों? स्ट्रोमा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रोमा है बच्चों, यहां पर डार्क रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा में ही होता है। डार्क रिएक्शन कहां होगा बच्चों? स्ट्रोमा में होगा। बात समझ में आ रही है? जबकि लाइट रिएक्शन कहां पर होगा? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेनम थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन होता है। कहां पर होता है? ग्रेनम थैलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा लैमेली में पीएस फर्स्ट पाया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यहां पर देखने को मिलता है, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ग्रेनम थैलेक्वाइड में देखने को मिलता है। मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया। बच्चों अगर हम बात करें, अब टॉपिक लेते हैं इसका, चलते हैं हम आगे केमियोस्मोटिक थियरी की तरफ। तो अब हम एक स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब हम एक स्ट्रक्चर को जो आपका बनाया हुआ था अभी अभी मैंने, थैलेक्वाइड वाला, उस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूं।
अब मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करना चाहता हूं, थोड़ा सा खोलना चाहता हूं इस तरह से, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। बच्चों मेरी बात समझेंगे, मैं क्या कह रहा था कि ये आपका जो मेम्ब्रेन दिख रहा है ये अभी क्या है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों। और ये जो है ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप समझते रहिएगा, ये किसकी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है? ये बेटा थैलेक्वाइड की है। किसकी है? थैलेक्वाइड की है। थैलेक्वाइड की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। बच्चों यहां पर मैं लगाता हूं पीएस सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड यहां पर मैंने लगा दिया है। अब क्या मैं बता रहा था कि यहां से मान लीजिए सूरज भगवान है, ये लाइट भेजते हैं यहां पे, और ये लाइट आ रही है, इस लाइट को पकड़ने का काम कर रहा है ये पीएस सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड ने यहां से आती हुई सूरज भगवान के पास से रेडिएंट एनर्जी को कैच किया। सीधी सी बात है, एनर्जी का एक ही रूल है कि जो उसको पाता है बेटा उसके पास एक्साइटेशन आ जाता है। एनर्जी क्या करती है? एक्साइटेड करती है, हमें एक्साइटेड करती है। ज्यादा एनर्जी क्या करती है? एक्साइटेशन। बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्साइटेशन आता है, पीएस सेकेंड एक्साइटेड होता है तो इसके पास की एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे जब ये एक्साइटेशन आया तो इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी के फॉर्म में था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, टर्मिनेट होता है, आगे के लिए भेज दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं से इस थियरी में आएगा। आपको समझना होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है। पीएस सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए कौन इंतजार कर रहा होता है? बच्चों समझेंगे इस बात को। इसके बाद यहां पर जब पीएस सेकेंड ने इलेक्ट्रॉन को भेजा तो यहां पर आउट सरफेस पर बाहर की तरफ से इंतजार कर रहा होता है पहले से इसका, जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है बच्चों? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन बाहर की तरफ बैठ करके इंतजार कर रहा होता है और ये आउटर सरफेस पर होता है। ये क्या करता है? ये इसको कैच कर लेता है। किसको कैच कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है, जो किस फॉर्म में आया था? जो लाइट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में आया था। और कहां से निकला था? पीएस सेकेंड से निकला था। फियोफाइटिन आउटर मेम्ब्रेन पर बैठा है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन पर क्यों बैठा है ये भी जानते रहना होगा, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और मैंने आपको बताया था जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा रहा था, क्या आपको बताया था कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है? फास्फोलिपिड बाइलेयर है। अंदर की तरफ लिपिड है और बाहर की तरफ क्या है? वाटर है। तो ये बेटा वाटर सॉल्युबल होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फियोफाइटिन बाहर की तरफ इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है बच्चों। और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है इसलिए इसको लिख सकते हैं कि हम ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। ये भी बात क्लियर है। फियोफाइटिन ने इसके इलेक्ट्रॉन को जब पकड़ा तो इसके भी अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि ये होल्ड कर पाता, ये भी एनर्जाइज हुआ। और ये जब एनर्जाइज हुआ तो फियोफाइटिन ने सीधा इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। और आगे की तरफ जब बढ़ाया तो बीच में यहाँ पर बैठा था प्लास्टोक्यूनान, जिसे पीक्यू कहते हैं। पीक्यू ने बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। पीक्यू ने इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये एनर्जाइज हुआ, एनर्जी मिली इसको। लेकिन पीक्यू का नेचर लालची टाइप का है बच्चों। ये जो है अकेले काम नहीं चला सकता है, अकेले इसका काम इलेक्ट्रॉन से नहीं बन रहा था। तो इसने क्या किया? बाहर की तरफ, आपको पता है कि ये आप अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ तो ल्यूमेन भरा हुआ, ये ल्यूमेन है बच्चों। किसका ल्यूमेन है? थैलेक्वाइड का ल्यूमेन है। लेकिन बाहर की तरफ अगर हम आपसे पूछें तो बाहर की तरफ तो आपका स्ट्रोमा है। सिंपल क्या है? स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में H+ ये प्रोटॉन बैठे हुए हैं, H+ आयन। यहाँ पर प्रोटॉन बैठा हुआ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही पीक्यू ने देखा कि ऊपर की तरफ चमकता हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है, ऊपर की तरफ चमकता हुआ हाइड्रोजन दिख रहा है, इसने कहा भाई साहब तुम भी चले आओ, मेरा काम नहीं बन रहा है। इधर से देखा, फिर इसने हाइड्रोजन को भी पकड़ लिया, इधर से इसको भी पकड़ा। मतलब इसने प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर लिया और साथ साथ किसको एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट ही कर लिया। बच्चों होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को आगे की प्रोसेस में भेज देता है ये पीक्यू। और वहां पर कौन बैठा होता है? पीक्यू के बाद बैठा होता है साइटोक्रोम BCF।
साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम एफ। मैं एक साथ लिखता हूं, यहां पर वेट कर रहा होता है साइटोक्रोम बी, सी और एफ। ठीक है बच्चों, साइटोक्रोम बी, सी और एफ ने क्या किया, ये बीच में होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के साइड में होता है, बीच में होता है। इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ लिया, लेकिन इसने मना कर दिया कि मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, मुझे प्रोटॉन नहीं चाहिए। तो बेटा H+ आयन को इसने अंदर की तरफ, यहीं से PQ की तरफ से इसने मना किया, तो H+ आयन अंदर की तरफ चला गया, यहां पर चला गया H+ यहां। आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन आपका यहां पर आ गया, और इसके बाद साइटोक्रोम बी, सी, एफ आगे की तरफ को इलेक्ट्रॉन भेज दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, साइटोक्रोम बी, सी, एफ ने इलेक्ट्रॉन लिया। इसके बाद बच्चों इसने आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को फिर से मूव कर दिया, जो कि इनर वाली मेम्ब्रेन पर पीसी के पास यहां पर भेज दिया। ये इनर मेम्ब्रेन पर पीसी अटैच था, तो यहां पर प्लास्टोसाइनिन के पास साइटोक्रोम बी, सी, एफ ने इलेक्ट्रॉन मूव कर दिए। ऐसे अब जान लीजिए कि मूवमेंट इधर आ गया, इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन पीसी के पास चले गए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरी बात फिर से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो। पीएस सेकेंड एनर्जाइज हुआ, फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन भेज दिया, फियोफाइटिन ने प्लास्टोक्यूनान को सेव किया, और इसके बाद पीक्यू ने हाइड्रोजन को कंटेन किया। यहां पे क्वेश्चन आता है, पूछ सकता है आपसे, एनसीईआरटी ने लिखा है दिस इज एक्सेप्टेड बाय प्रोटॉन, दिस इज एक्सेप्टेड बाय प्रोटॉन। दिस इज का मतलब नहीं है वहां पे, ये समझिएगा फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ पीएस सेकेंड। और दूसरी बात यहां पे ये भी आपको याद रखनी होगी कि यही हाइड्रोजन को भी कंटेन करने का काम करता है, यही आपका प्रोटॉन को भी पकड़ने का काम करता है। बच्चों साइटोक्रोम बीसीएफ ने पीसी को भेजा, तो पीसी ने भी भाई एनर्जाइज, इसकी भी हिम्मत नहीं थी कि इसको रोक सकता था इलेक्ट्रॉन। पीसी ने इलेक्ट्रॉन लिया और इसने यहां पर लगे हुए पीएस फर्स्ट को, जो पीएस फर्स्ट यहां पर था, पीएस फर्स्ट को क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। आप समझेंगे, अब मैं इधर से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा इसको। आप समझेंगे बच्चों कि जो पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट को जब इलेक्ट्रॉन मिला तो ये एक्साइटेड हुआ, आपने पढ़ा था नॉन साइक्लिक जेड स्कीम में। ऊपर से इसको रेडिएंट एनर्जी भी मिल रही थी। क्या मिल रहा था? रेडिएंट एनर्जी भी मिल रही थी, सोलर एनर्जी। इसको सोलर एनर्जी भी मिल रही थी, इधर से इसको सोलर एनर्जी भी तो मिल रही थी। और इसने क्या किया, इधर से क्या किया बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन भी मिला, ये फुल्ली एनर्जाइज्ड हुआ, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसी साइट पर लगे हुए FeS, इलेक्ट्रॉन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड FeS को क्या किया, भेज दिया। FeS को इलेक्ट्रॉन दे दिया। FeS ने भी आगे की तरफ ट्रांसफर किया, जिसका नाम था FD को दे दिया फेरेडॉक्सिन को, और फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन को इसी साइट पर जोड़ते हुए दे दिया किसको, FNR को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया FNR के पास। किसके पास कर दिया? FNR के पास कर दिया। और FNR ने बेटा, FNR के पास होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। क्या होता है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। और FNR ने इलेक्ट्रॉन को उसकी हेल्प से बनाया। इसके पास था NADP प्लस, H+ कहां से जोड़ा? NADP के साथ साथ इसने NADP रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से स्ट्रोमा के हाइड्रोजन को, जो स्ट्रोमा में था H+, उसको जोड़ा और बनाया क्या, NADPH2। क्या बनाया बच्चों? NADPH2 बनाया। और ये प्रोसेस कंटिन्यू यहां पर चलती रही। आगे की तरफ मैं इधर की तरफ आपको फिर से एक बार बुलाऊंगा, इधर से की तरफ देखिएगा। ये प्रोसेस लगातार चलती रही। NADPH2 बनाया, एनर्जी का फॉर्मेशन इधर हुआ। अभी ATP बनाना बचा हुआ है। अब आपको बताते हैं बच्चों कि इधर की तरफ इनके पास जो स्ट्रोमा में H+ आयन था, इन्होंने भी कैच किया। इधर से जो स्ट्रोमा का H+ आयन था, इधर से भी खींच लिया PQ ने। बाहर की तरफ स्ट्रोमा में जो H+ जो भी प्रोटॉन था, उसको खींच करके लोग अंदर भेजते चले गए। PQ ने खींच लिया। इधर NADP रिडक्टेज एंजाइम ने कैच करके यहां पर प्रोसेस बना लिया, NADPH2 बनाने में यूज कर लिया। भाई साहब, जितने भी प्रोटॉन थे स्ट्रोमा के, ऑलरेडी इधर से गरीब हो रहा था, इधर से इन्होंने भी खींच लिया। तो इधर क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो घट रहा है। कहां पर घट रहा है? इन स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर से H+ आए ही जा रहा है। जितनी बार साइकिल आगे बढ़ती है, PQ खींचता है और अंदर की तरफ मूव करता है। यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा था। दूसरी तरफ से आपको बताऊं, और भी बढ़ने का एक रास्ता है।
बेटा pH सेकंड के पास आपको बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करने के लिए एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC पाया जाता है। इसके पास अपना एक सिस्टम होता है, यहां पर मैं लिखता हूं OEC। इसके पास एक सिस्टम होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। आपको मैं बताऊं बेटा, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करता क्या है? ये फोटोलिसिस करता है। क्या करने के लिए? इसके एक्साइटेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होल यहां पर हुआ था, इसको फुलफिल करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए क्या करता है? यहां पर बच्चों ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस फोटोलिसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब टूटता है वाटर मॉलिक्यूल, तो ये टूटता किस फॉर्म में? 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। आप क्या देख रहे हैं? 2H प्लस का यहां भी कंसंट्रेशन 2H प्लस, जितनी बार ये ब्रेक डाउन होगा 2H प्लस आप देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। प्रोटॉन कंसंट्रेशन अंदर की तरफ बढ़ ही रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है? जितनी बार साइकिल चलेगी, जितनी बार रेडिएंट एनर्जी आएगी, एक्साइटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतनी बार इलेक्ट्रॉन होल बनेगा। उस इलेक्ट्रॉन होल को फुलफिल करने के लिए उतनी बार वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, तो आपको देख रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, अंदर की तरफ प्रोटॉन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं तो यहां पर पाई तो ज्यादा बढ़ते गया, तो अंदर प्लस मेम्ब्रेन की साइड में प्लस हो गया। क्या? प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया। बाहर की तरफ भैया जब कुछ नहीं आ रहा तो माइनस हो गया। प्लस और माइनस, ये जो कंडीशन दिख रही है, प्लस और माइनस दिख रही है ना, किसका? प्रोटॉन का। ये प्लस माइनस का जो कंडीशन है, इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मैं इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। समझेंगे? इसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो आप अच्छे बच्चे हैं। आगे देखिएगा, फिर से मैं क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन अब बात करें कि अंदर की तरफ तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, और बाहर की तरफ तो कुछ घटता रह रहा है। आपको बताएं, जब अंदर की तरफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा? पीएच घटता जाएगा। अंदर की तरफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, जबकि बाहर की तरफ प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स H+ कम होंगे तो पीएच का क्या है? पीएच का लेवल बढ़ेगा। आपको यहाँ पर ये समझना है बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये वाली बात हो गई। अब यहाँ पे जो ये H+ कंटेंट बढ़ रहे थे, इनका बाहर कैसे मूवमेंट होगा? तो इसके लिए आपको पता है कि जो H+ आयन अंदर जा रहे थे, इनके बाहर निकलने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगता है, और उस सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो सिस्टम लगता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर जो लगता है हेड वाले रीजन पे F1, और यहाँ पर जो ऐसा सिस्टम, इसे बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? F1 F0 मशीनरी। F1 F0 machinery is facilitated the movement of proton ion from inside of thylakoid membrane or lumen of thylakoid membrane to outside of the stroma या outside of the lumen। बेटा यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर कि F1 F0 पार्टिकल की हेल्प से जो प्रोटॉन अंदर बने थे, ये मूव करेंगे, धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करेंगे कन्फर्मेशनल चेंजेज के साथ साथ। जब ये बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है H+ जो है ये बनेगा क्या? ADP प्लस IP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइंड होकर के बनाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी के फॉर्म में माल मटेरियल मसाला बन गया है। समझ पाइए, यहां पर यही एटीपी बनाने हम निकले थे। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी सिंथेटिक थ्योरी इज एन प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। ये किसकी थ्योरी है? एटीपी फॉर्मेशन की ये थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। आप समझिए, फिर से मेरी बात को समझिएगा। मैं फिर आपको बताता हूं, पूरे मैटर को बताता हूं। जो एटीपी ये बन गया है, अब एटीपी कहां बना है? ये स्ट्रोमा में बना है, और स्ट्रोमा में ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होगा? एनर्जी के फॉर्म में बनेगा, और बनने के बाद आपको पता है स्टार्च के फॉर्म में सेव होगा और सुक्रोज के फॉर्म में
ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी की चीजें इसके बाद वाली हम बायोसिंथेटिक प्रोसेस जब आपको पढ़ाएंगे डार्क रिएक्शन तो उसमें क्लियर हो जाएंगी। आपको यहाँ एटीपी बनाना था और एटीपी कैसे बना मैं पूरी प्रोसेस फिर से एक बार आपको रिकॉल करता हूँ, समझाता हूँ। बच्चों क्या था आपके पास, PS सेकेंड था, इलेक्ट्रॉन यहां से रेडिएंट एनर्जी आती है और ये PS सेकेंड ने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी को एक्साइट होकर के बाहर निकाला। फियोफाइटिन, पहला क्वेश्चन नंबर 1, फियोफाइटिन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्रेनम थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड की आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। बच्चों दूसरी बात अगर हम करें, इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू PQ which is circulate the cytochrome BCF also। बच्चों समझोगे, मैं कह रहा हूं कि फियोफाइटिन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और PQ को सीधा ट्रांसफर कर दिया। बच्चों PQ ने इसी इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ सर्कुलेट कर दिया साइटोक्रोम BCF के पास, लेकिन इसी बीच में एक घटना घटती है। इस बीच में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ बच्चों प्रोटॉन भी बाहर से दिख रहा होता है। प्रोटॉन भी सोचता है कि भैया मुझे भी कोई कैच करे, इधर प्रोटॉन को कैच कर लेता है PQ। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन को भी PQ कैच करता है। तो इस बात को देखना होगा, समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, विच इलेक्ट्रॉन कैरियर्स टू कंटेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ। आप जानते रहेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कैच करता है। तो आप जानते रहेंगे प्लास्टोक्यूनान इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर विच कंटेन या विच कैच द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसकी बात की अगर बात करें हम, PQ ने इलेक्ट्रॉन को लिया और लेने के बाद प्रोटॉन को भी लिया, भेज दिया। इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम BCF के पास चला गया, बट प्रोटॉन अंदर की तरफ मूव कर गया। यहीं से कहानी शुरू होती है ल्यूमेन में प्रोटॉन के बढ़ जाने की और स्ट्रोमा में प्रोटॉन के घट जाने की। यहां से भी प्रोटॉन घट रहा है, एक तो स्ट्रोमा में वैसे भी प्रोटॉन के कंटेंट कम थे और ऊपर से अंदर की तरफ चले आए तो बाहर कहां रह जाएगा, ज्यादा कंटेंट, कम ही हो रहा है। आप देखेंगे इसके बाद साइटोक्रोम BCF ने इलेक्ट्रॉन को PC को भेजा, PC से PS फर्स्ट के पास फिर से इलेक्ट्रॉन चला गया और PS फर्स्ट ने जो स्ट्रोमल साइट पर लगे हुए आयरन कंटेनिंग कंपाउंड फेरेडॉक्सिन और FNR थे, इनको रेगुलरली इलेक्ट्रॉन भेज दिया। बाद में FNR ने, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है, मैंने बताया उसको इंपॉर्टेंट भी है, एंजाइम आ सकता है, NADP रिडक्टेज की हेल्प से NADPS2 को बनाया। एक एंजाइम यहां पर काम करता है और दूसरा एंजाइम, याद रखना, एक एंजाइम यहां पर वर्क करता है और उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। यहां पर रिडक्टेज काम करता है, जबकि दूसरा एंजाइम केमियोस्मोटिक थ्योरी में यहां काम करता है। बच्चों कैसे, जो H+ आ रहा था ADP + IP के साथ, ये जो बॉन्डिंग है ATP बनाने में एक एंजाइम काम करता है, हाइड्रोजन यहां पे प्रोटॉन आयन को जोड़ने के लिए, जिसका नाम है ATP सिंथेटेज। क्या नाम है, ATP सिंथेटेज यहां पर काम करता है। ATP सिंथेटेज एंजाइम यहां पर वर्क करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है, ATP बनाने में मदद करता है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है, FeS है। PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड कौन है, फियोफाइटिन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कंटेन करने का काम, कैच करने का काम कौन करता है, प्लास्टोक्यूनान करता है। अंदर की तरफ स्ट्रोमा में वाटर स्प्लिटिंग करने में OEC हेल्प करता है, जिससे यहां पर H+ के कंसंट्रेशन बढ़ते जाते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता जाता है। F1 F0 एक मशीनरी है जो कि प्रोटॉन आयन को ल्यूमेन से बाहर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से ATP बनता है। क्यों करती है, क्योंकि प्रोटॉन मूव करके फास्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर नहीं सकते, इसलिए उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो प्रोटीन का यहाँ पर बना होता है और पोरीन प्रोटीन की हेल्प से ये चैनल होता है, ये चैनल प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। यही पूरा मामला है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब कहाँ पर कौन कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर, और कौन कौन से ऐसे हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो बहुत सीधी सी बात, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। बाहर की तरफ वाटर का कंटेंट ज्यादा है, जो बाहर की तरफ कंटेंट पाए जाएंगे, जो बाहर के तरफ इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाएंगे, वो आपके वाटर सॉल्युबल नेचर के होते हैं। बिकॉज जो बाहर पाए जा रहे हैं वो सभी हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। जिनको पानी से प्यार होगा वो सब बाहर होंगे, जिनको लिपिड से प्यार होगा वो
मेम्ब्रेन के अंदर में होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। तो आप कह सकते हैं कि जो अंदर अंदर है ये लिपिड सॉल्युबल नेचर के हैं, जबकि जो बाहर बाहर होंगे बच्चों वो वाटर सॉल्युबल नेचर होंगे। बाहर की तरफ आपका फियोफाइटिन यहाँ पे दिख रहा है। बाकी FES, FDF और MNR ये जो है साइट ऑफ स्ट्रोमा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा लिखा रहेगा तो आप उसको बिल्कुल भी सही मत करिएगा, साइड ऑफ स्ट्रोमा लिखा रहता है तो आप साइड ऑफ स्ट्रोमा वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि FES, FD और FNR ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन पर ही हैं, लेकिन स्ट्रोमल साइड पर है, मतलब साइड की तरफ है। समझ में आ गया होगा, यही आपका केमियोस्मोटिक थ्योरी है। इसमें इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे एक भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इजी वे में पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, C3 C4 साइकिल के साथ। इजी वे में सारे टॉपिक को हम लोग कर लेंगे। जय हिंद, जय बालाजी।